आज से तकरीबन 3 महीने पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से गिरफ्तार किया गया था दिल्ली में शराब स्कैम के मामले में। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन का हवाला देते हुए इंटरिम बेल प्रदान कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर इंटरिम बेल होती क्या है, मुख्यमंत्री को जो जमानत मिली है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिए हैं, उस जमानत के विरोध में किस तरह के तर्क दिए गए हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो शराब नीति रही थी जिसको लेकर के पूरा मामला हुआ था, पूरा विवाद हुआ था, उस शराब नीति पर भी एक बार बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो हम एक बार खबर पर विस्तार से बात करेंगे, खबर के जो तमाम एंगल्स हैं उनको समझेंगे, दिल्ली की शराब नीति क्या थी उस पर भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री और अन्य व्यक्तियों पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों पर भी चर्चा करेंगे। अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा निर्णय और मामले के सेगमेंट से भी पूरा टॉपिक आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखा जाए कि आखिर खबर क्या है, पूरे मामले का करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जो है 1 जून तक की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई है। यानी कि जमानत की एक अवधि है, वो अवधि है 1 जून। 1 जून के बाद हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को वापस से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उनको कौन सी बेल मिली है? उनको बेल मिली है अंतरिम जमानत, जिसे इंटरिम बेल भी कहा जाता है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई भी विस्तृत आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन इस संबंध में सुनवाई के दौरान जब सुनवाई की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये संकेत दिए थे, ये जो है इशारे किए थे कि बेसिकली भारतीय चुनाव जो है वो एक असामान्य स्थिति है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इस वजह से है क्योंकि 5 साल में एक बार आती है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को, एक मुख्यमंत्री को जो कि इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ है, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के लिए जो है प्रचार कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेसिकली दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है जमानत प्रदान की है। इसके अलावा जमानत शर्तों के साथ प्रदान की गई है, कुछ कंडीशंस भी डिसाइड की गई हैं। जैसे कंडीशंस में ये कहा गया है कि इस पूरी अंतरिम जमानत के दौरान, इस पूरी अवधि के दौरान दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं कर सकते हैं और इसके साथ साथ फाइल पर भी हस्ताक्षर नहीं कर सकते। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर रहते हुए कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करेंगे, ऐसी शर्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसाइड की गई है। इसके अलावा इस जमानत का कुछ विरोध भी किया जा रहा है। विरोध के बेसिकली आपको 2 तर्क देखने को मिल रहे हैं। पहला तर्क जो कि आपका जो आपके ईडी के वकील थे उनकी ओर से दिया गया, जिसमें कहा गया कि चुनाव का प्रचार करना, यानी कि भारत में चुनाव के दौरान कैंपेन करना ना तो कोई संवैधानिक अधिकार है, यानी ना तो इसका जिक्र आपको संविधान में मिलेगा, ना तो कोई कानूनी अधिकार है, ना ही किसी कानून में आपको जिक्र मिलेगा, ना ही कोई मौलिक अधिकार है, तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको 2 चीजें समझनी है। यहाँ पर पहली चीज है आपका चुनाव का प्रचार करना और दूसरी चीज है चुनाव लड़ना। तो अगर आप चुनाव लड़ने की बात करेंगे, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो है वो भारत में एक कानूनी अधिकार के तौर पर मान्यता मिली हुई है उसको, यानी कि भारतीय कानूनों में उसे जो है स्वीकार किया गया। आप देखेंगे पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951, वहां पर राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन की बात की गई है। लेकिन भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार तो बेसिकली आपका जो है कानूनी अधिकार है, लेकिन चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार आपका जो है ना तो कानूनी अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है, ना मौलिक अधिकार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पर तर्क की ओर जो है तर्क के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर एक तर्क और पेश किया गया कि यहाँ पर क्या किया गया, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है जमानत दी गई, लेकिन हो सकता है कि आगे चल करके कोई दूसरा कैदी सामने आता है और वो कोई अंडर ट्रायल कैदी है, वो कहता है कि मैं किसी विशेष पार्टी से अपने आप को संबद्ध करके देखता हूं और मैं उस पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है जमानत दी जाएगी। लेकिन कई लोगों का तर्क ये है, यहाँ पर कई एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो जमानत दी गई है वो असामान्य स्थिति में दी गई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो ऐसे में ये इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होता है, व्याख्या किस तरह से होती है, वो आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाला है।
इसके अलावा एक शब्द आता है यहाँ पर अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत पर भी बात कर लेते हैं। तो अंतरिम जमानत बेसिकली न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि के लिए दिया जाता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो फुल टाइम जमानत के लिए अप्लाई कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म जमानत के लिए अगर अप्लाई कर रहा है, तो जो पूरी अवधि होती है जमानत एप्लीकेशन में, उसमें जो पूरा टाइम लगता है, उस बीच में अगर जमानत की जरूरत पड़ती है तो फिर बेसिकली आपका इंटरिम बेल दी जाती है। तो ये हमने यहाँ पर खबर की बात की, उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको समझा। अब एक बार दिल्ली की शराब नीति क्या थी उस पर भी बात कर ली जाए। तो इस पूरी शराब नीति का जो क्रियान्वयन हुआ था वो नवंबर 2021 में हमें देखने को मिला था। और पूर्ववर्ती नीति क्या थी, उससे पहले जो हुआ करता था वो ये था कि दिल्ली में शराब की बिक्री का कार्य जो था वो सरकार द्वारा किया जाता था, यानी कि सरकार अपने आउटलेट्स के माध्यम से भारत में शराब की बिक्री करती थी। कौन सी सरकार? दिल्ली गवर्नमेंट। तो हुआ क्या, बाद में जो है दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से एक नई शराब नीति लाई गई, जिसके माध्यम से भारत में शराब का निजीकरण कर दिया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और अब शराब जो है वो निजी दुकानों में बिकने लगी। इस पूरी नीति को फॉलो करने के लिए दिल्ली को कुल 32 जोन्स में डिवाइड किया गया था और हर एक जोन में 27 शराब की दुकानें मौजूद थीं। इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में, या फिर आप खासतौर पर दिल्ली में, शराब माफिया और शराब की कालाबाजारी को समाप्त किया जा सके, राजस्व को बढ़ाया जा सके, उपभोक्ताओं के अनुभव में सुधार किया जा सके और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इससे लाइसेंस धारियों के लिए नियमों को भी लचीला बनाया गया था, जिससे उन्हें ज्यादा डिस्काउंट देने की अनुमति दी गई थी और एमआरपी स्वयं डिसाइड करने के भी अधिकार दिया गया था। तो ये दिल्ली की शराब नीति की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और कहा जाता है कि इस पूरी शराब नीति की वजह से दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व का फायदा हुआ था। अब यहाँ पर ये तो हमने दिल्ली की शराब नीति को समझ लिया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरे तमाम लोगों पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अगर उन आरोपों की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली में नियम ये कहता है कि यदि दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी नीति लागू की जाती है, कोई पॉलिसी लागू की जाती है, तो उस नीति या फिर उस नीति में बदलाव किया जाता है, तो सबसे पहले जो है उस नीति को उपराज्यपाल यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी अनुमति की जरूरत होती है, उनके सामने पेश किया जाना अनिवार्य होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर दिल्ली सरकार ऐसा नहीं करती है, तो इसको दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 और व्यापार लेन देन नियम 1983 का उल्लंघन माना जाता है। अब मौजूदा मामले में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली प्रशासन ने क्या किया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जो शराब नीति थी उसमें बदलाव किया और बदलाव को जो है राज्यपाल के सामने पेश नहीं किया गया। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। दूसरी समस्या रही, दूसरा आरोप ये लगाया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस रहा, उस कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस शुल्क पर तकरीबन 144.36 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की गई, जिससे दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो विदेशी शराब की दरों में जो है संशोधन किया गया, यानी भारत में जो, दिल्ली में जो खासतौर पर जो शराब आ रही थी, उन शराबों से बेसिकली आपका जो शुल्क लगता था, उस शुल्क में जैसे बियर की प्रति 50 पेटी पर जो है 50 रुपए का आयात शुल्क लगता था, इसको हटा दिया गया, जिसकी वजह से जो लाइसेंसधारी थे उनको अनुचित लाभ मिला और दिल्ली सरकार को इससे फायदा हुआ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे फायदा हुआ। लेकिन जो सरकार थी उसको, सरकारी खजाने को इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये आरोप दिल्ली सरकार पर इस पूरी नीति की वजह से लगाए गए हैं। तो हमने नीति को भी यहाँ पर समझ लिया है। अब करंट का सेगमेंट यहाँ पर समाप्त होता है। अंत में आपसे एक सवाल की बारी है, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवाल है आज का हमारा कि चुनाव लड़ना यानी कि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन भारत में किस तरह का अधिकार है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन भारत में किस तरह के अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।